हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सबने बहुत अच्छे से अपना 3 दिन जो चैलेंज का है वो कंप्लीट किया होगा और अब हम डे 4 पे पहुंच चुके हैं। दैट इज रियली एन अचीवमेंट। अगर प्लीज किसी को आवाज आ रही है या शोर की आवाज आ रही है तो प्लीज बेयर विद मी, थोड़ा यहाँ पे कुछ साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। और अब हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन था, जो हमारा प्रीवियस हमने जो चैप्टर शुरू किया है, विच इज योर CME पार्ट 2 फोरकास्टिंग रिटर्न्स। ठीक है, तो अब हम जो पहले कर चुके हैं, हम अभी तक जो प्रीवियस डे में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हमने फोरकास्टिंग फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स कर ली। ठीक है, हमने इक्विटी रिटर्न्स को फोरकास्ट करना सीख लिया, हमने रिस्क देख लिया क्या क्या इमर्जिंग मार्केट्स में रिस्क है। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एसेट क्लास की तरफ, जो कि है हमारा रियल एस्टेट। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। ओके, चलो हम शुरू करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फोरकास्टिंग रियल एस्टेट रिटर्न्स। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम वैसे रियल एस्टेट की जो रिटर्न्स होती है उनको हमें कैप्चर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो डेटा अवेलेबल नहीं है, डेटा का इशू होता है। इलिक्विड एसिड है। ठीक है, इलिक्विड एसिड क्लास है हमारे पास डेटा नहीं है, ट्रांजैक्शन डेटा, तो हमें बहुत सारी चीजें अज्यूम करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों के इन्फ्रेंसेस खुद निकालने पड़ते हैं। इसलिए हमारे पास डेटा नहीं होने के कारण हमें फोरकास्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है रियल एस्टेट। तो हम कैसे करते हैं इसको? फर्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल रियल एस्टेट रिटर्न्स। हेट्रोजेनिटी है प्लस हमारी जो एसेट क्लास है, हम अगर कोई घर है या कोई एक प्रॉपर्टी है, हम उसको दूसरी प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी लोकेशन, ठीक है, जो उसका बिल्ट है वो कैसे बिल्ट हो रखा है, और ये डिफर करता है दो प्रॉपर्टीज में। और प्लस इनडिविजिबिलिटी है, हम उसको ये नहीं कि छोटे पोर्शंस को, इस वाले पोर्शन को इससे कंपेयर कर सकते हैं। इमोबाइल है, जैसे कि सबको पता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं हम शिफ्ट कर सकते। इलिक्विड है, pose a severe problem for historical analysis. Okay, therefore have to rely heavily on appraisals rather than transaction. अप्रेजल क्या होती है? जब हम वैल्यू करते हैं किसी उसको, तो कोई रियल एस्टेट को, तो हमें क्या करना पड़ता है? हम लोगों को ना एक खुद से ही डेटा बनाना पड़ता है कि अगर हमने इस टाइम पीरियड पे अगर ये वाली चीज यहाँ पर बाय की है, तो हम जो नेक्स्ट टाइम पीरियड में उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। असलियत में वो वैल्यू नहीं होता कि ट्रांजैक्ट करा है हमने, या एक प्रॉपर्टी है, इसको यहाँ पे हमने 1 CR में खरीदा था तो ये यहाँ से 2 CR हो गई, ये रियल में उसकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। ठीक है, ये हमने सिर्फ इसको समझा है कि ये कैसे, मतलब हमने सिर्फ इसको अप्रेज किया है। अप्रेज मतलब उसकी वैल्यू को हमने जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस होती है उसके अकॉर्डिंग उसको शिफ्ट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रेजल्स टेंड टू रिफ्लेक्ट स्लोली मूविंग एवरेजेस। देखो ये इसमें खुद ही बता दिया, इसमें क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? स्लोली मूविंग एवरेजेस ऑफ पास्ट मार्केट कंडीशंस रिप्रेजेंट वेटेड एवरेज ऑफ अनऑब्जर्वेबल ट्रू रिटर्न्स। हमारे पास वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं हुई किसी चीज की, जस्ट हम उसको अनऑब्जर्वेबल ट्रू रिटर्न्स को हम फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं, वो वैल्यू करने की कोशिश कर रहे हैं रियल एस्टेट को। रिटर्न्स दैट वुड हैव बीन ऑब्जर्व्ड इफ देयर हैड बीन ट्रांजैक्शंस इन प्रीवियस पीरियड्स। ओके, नेक्स्ट है, ये क्या करता है? डिसॉर्ट करता है वॉलेटिलिटी को और कोरिलेशन को। ठीक है, ये तो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। पब्लिश्ड रिटर्न सीरीज इज टू स्मूथ
that is the usual sample volatility substantially understates the true volatility. क्या करता है ये? understate करता है true volatility of returns को. ओके तो वो क्या करता है बेसिकली? इट हैज बिकम स्टैंडर्ड, तो फिर हमें करना पड़ता है ये डेटा को अनस्मूथ. वो हम आगे देखेंगे कैसे अनस्मूथ करते हैं किसी डेटा को, ताकि उसकी रियल जो ट्रांजैक्शन वाली वैल्यू है वो हमें पता चल सके. ओके रियल एस्टेट की भी साइकिल्स होती है, जैसे कि बिजनेस साइकिल्स होती है, वो हम देखेंगे इस वाली स्लाइड में कि हमें कौन कौन सी रियल एस्टेट की क्या किस साइकिल्स की बात हो रही है. Demand for the services provided by real estate rises and falls with the pace of the economic activity. ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? डिमांड जो होती है किस चीज की? रियल एस्टेट की. कैसे होती है वो? राइज और फॉल होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ. ओके हाई क्वालिटी प्रॉपर्टीज, लॉन्ग लीजेस, लिटिल टर्नओवर, फ्लक्चुएशंस रिलेटिवली स्मॉल. क्या इसमें बोल रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं कि जो अच्छी प्रॉपर्टीज है, जो इसके पास लॉन्ग लीजेस है और लिटिल टर्नओवर है, उनकी फ्लक्चुएशंस कम होती है. ओके डिमांड फॉर लो क्वालिटी प्रॉपर्टीज मोर सेंसिटिव होती है इकोनॉमी पे. सब्सटैंशियल स्विंग्स होते हैं ऑक्यूपेंसी और रेंट्स एज वेल. जस्ट अ सेकेंड. तो जो हम क्या बोल रहे थे, जो इसमें हम ये बोल रहे थे, जो हाई क्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें फ्लक्चुएशंस देखना बहुत कम होता है, और जो लो क्वालिटी की प्रॉपर्टीज होती है उसमें बहुत ज्यादा स्विंग्स देखने को मिल जाते हैं जब हमारी इकोनॉमी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है. प्रॉपर्टीज विद शॉर्ट लीजेस, रेंट्स एडजस्ट मोर कंप्लीटली टू करंट सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंसेस. जो शॉर्ट कोई भी चीज आप कभी नोटिस करना, जो भी कोई चीज शॉर्ट टर्म के लिए होती है ना, वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकती है किसी चीज को, बट लॉन्ग टर्म में उस चीज को चेंज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो वैसे ही जो शॉर्ट टर्म की लीजेस है ना, उसके जो रेंट्स होते हैं वो उसको हमें इम्बैलेंस करना, जो बेसिकली हम लोगों को उसको एडजस्ट करना इजी होता है. तो शॉर्ट लीजेस जल्दी एडजस्ट होते हैं और जो लॉन्ग लीजेस होते हैं वो धीरे एडजस्ट होते हैं. बूम में क्या होता है? परसेप्शंस ऑफ बूम में क्या होगा कि राइजिंग डिमांड हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, हर चीज की इंक्रीज हो रही थी, जैसे हमने प्रीवियस डे 2 में देखा है. प्रॉपर्टी वैल्यूज इंक्रीज होती है, लीज रेट्स इंक्रीज होते हैं, ऑक्यूपेंसी इंक्रीज होती है. इससे क्या होगा? न्यू प्रॉपर्टीज बनेगी, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग होगी, इन्फोर्सेस द परसीव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग न्यू कैपेसिटी. ठीक है, फिर उसके बाद आता है देन द बस्ट. ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शंस लीड टू ओवर बिल्डिंग एंड डिक्लाइनिंग प्रॉपर्टी वैल्यूज, लीज रेट्स एंड ऑक्यूपेंसी. Since moving is costly for tenants, it may be many months or years for the excess supply to be absorbed. अब क्या हुआ? जब बूम चलता रहा तो जो नई प्रॉपर्टीज है वो बहुत सारी बिल्ड होनी शुरू हो गई. ठीक है, बिल्ड होनी शुरू हो गई. अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई तो सप्लाई भी इन्होंने काफी ज्यादा बढ़ा दी. जब वो एक बस्ट की सिचुएशन में आई तो क्या हो गया? ओवर बिल्डिंग हो गई, प्रॉपर्टीज की सप्लाई ज्यादा हो गई. ठीक है, डिमांड इतनी नहीं है, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड नहीं है. उससे क्या होगा? प्रॉपर्टीज के या फिर किसी भी चीज के जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो हमारे प्राइसेस क्या होते हैं? प्राइसेस फॉल, प्राइस गिर जाते हैं. तो बट उसको एब्जॉर्ब करना ना शॉर्ट टर्म में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक्सेस सप्लाई को. कैपिटलाइजेशन रेट्स, कैप रेट क्या होते हैं? नेट ऑपरेटिंग इनकम NOI इन द करंट पीरियड डिवाइडेड बाय द प्रॉपर्टी वैल्यू. नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय योर प्रॉपर्टी वैल्यू. ठीक है, इसमें ये हो गया. ये क्या होता है हमारा? कैप रेट. Estimate of the long run estimated required rate of return assumes a constant growth rate for NOI
या फिर गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, इसमें भी हम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल को अप्लाई कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन रियल एस्टेट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया हुआ है कि कैप रेट प्लस एनओआई ग्रोथ रेट, कैप रेट प्लस योर एनओआई की जो ग्रोथ रेट है वो क्या बताती है हमें, अगर उसको ऐड करें तो रिटर्न ऑन रियल एस्टेट, ठीक है। ओवर फाइनाइट होराइजंस, हम इसमें से माइनस करते हैं परसेंटेज ऑफ डेल्टा परसेंटेज चेंज इन कैप रेट, ठीक है। कैप रेट रिफ्लेक्ट्स लॉन्ग टर्म डिस्काउंट रेट्स rise and fall with the general level of long-term interest rate sensitive to credit spreads and the availability of credit. Higher vacancy rates induce higher cap rates. जितनी ज्यादा, अब हायर वैकेंसी रेट्स क्या होते हैं, हायर डिमांड, जैसे जैसे ज्यादा डिमांड होगी वैसे वैसे हायर कैप रेट्स। हायर कैप रेट्स क्या है, बेसिकली इट इज नथिंग योर बट योर डिस्काउंट रेट्स, तो डिस्काउंट रेट्स भी ज्यादा होंगे अगर डिमांड ज्यादा होगी तो, ठीक है। रिस्क प्रीमियम पर्सपेक्टिव ऑन रियल एस्टेट एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये हम नेक्स्ट देख रहे हैं। सेकंड, फर्स्ट हमने क्या देखा, हिस्टोरिकल रिटर्न, हिस्टोरिकल डेटा को हम कैसे देख सकते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए अपने रियल एस्टेट के जो रिटर्न्स है। सेकंड हम देख रहे हैं रिस्क प्रीमियम, ठीक है। As a very long-lived asset, it has high effective duration. Hence, real estate must earn a significant term premium. क्यों? क्योंकि effective duration बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसकी जो significant term premium बहुत ज्यादा होगी। Income earning properties are exposed to the credit risk of the tenants. Therefore, demand for a credit premium. अभी ये सब चीजें बता रहे हैं कि हमें रिस्क प्रीमियम में, इसमें क्या क्या हमने रिस्क प्रीमियम में जो प्रीवियस डे में हमने क्या पढ़ा है, किसी भी अगर बिल्टअप अप्रोच जो होती है उसको हम कैसे देखते हैं, आरएफ प्लस क्या करते हैं हम उसमें टर्म प्रीमियम ऐड करते हैं, प्लस क्या ऐड करते हैं, क्रेडिट प्रीमियम ऐड करते हैं, प्लस लिक्विडिटी प्रीमियम। तो इसी भी केस में हम सारी चीजें ऐड करेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी प्रीमियम ऐड करेंगे, टर्म प्रीमियम ऐड करेंगे, हम क्रेडिट प्रीमियम ऐड करेंगे। क्रेडिट प्रीमियम के रीजन बताया, क्योंकि इनकम अर्निंग प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेंटल प्रॉपर्टीज। अब ये भी तो हो सकता है कि रेंट ना दे, तो उससे क्या होगा, क्रेडिट वर्दीनेस की इशू आएगी, इसलिए क्रेडिट प्रीमियम वो चार्ज करते हैं, ओके। तो वैसे ही फ्लक्चुएशंस आती है प्रॉपर्टी वैल्यूज में, अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू रेंट ग्रोथ, लीज रोल ओवर, टर्मिनेशन एंड वैकेंसीज। Combining the bond-like components with the stock-like components implies a risk premium somewhere between those of a corporate bond and equities. हम हमेशा ये चीज assume करते हैं, अगर ये चीज इक्विटी है, इसकी ऐसे बोलते हैं, इसकी ये रिटर्न है और इसका ये रिस्क प्रोफाइल है, ओके। तो इक्विटीज की हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न और रिस्क होती है, बॉन्ड्स की सबसे कम होती है। तो जो रियल एस्टेट है वो बीच में समवेयर हेयर मिडल इसमें लाई करती है रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल में, तो इसका रिस्क प्रीमियम भी इन दोनों के मिडल में ही, समवेयर इन द मिडल आना चाहिए। लिक्विडिटी प्रीमियम हमेशा 2 से लेके 4% को हम ऐड करते हैं, जैसे मैंने बोला था ये सारी चीजें इसमें ऐड होती है। इट इज सिंपली लाइक अ बॉन्ड लाइक फीचर बोलते हैं इसको, क्योंकि सेम हम ऐसे ही बॉन्ड्स में हम कर रहे थे, वैसे ही सेम हम रियल एस्टेट में कर रहे हैं। रियल एस्टेट इन इक्विलिब्रियम, रियल एस्टेट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू एन इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क। इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क जो नेक्स्ट है हमारा थर्ड कैपम टाइप वाला जो हम बात कर रहे हैं वो। हाउएवर कीप इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस मस्ट बी केप्ट इन माइंड। क्या, स्मूथनिंग मस्ट हैव बीन रिमूव, क्यों, क्योंकि वो कोरिलेशन को इम्पैक्ट करता है। एडजस्टिंग द इक्विलिब्रियम फॉर illiquidity by adding a liquidity premium is specially important for real estate. Adjusting the equilibrium for illiquidity by adding a liquidity premium is important, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रियल एस्टेट इज स्टिल लोकेशन स्पेसिफिक होती है, more closely related to local opposed to global economic market factors than our financial claims.
ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल का इसको इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियल एस्टेट जो होती है वो बहुत लोकेशन स्पेसिफिक होती है। क्या होती है? लोकेशन स्पेसिफिक। ठीक है, लोकेशन स्पेसिफिक होती है। तो हम ग्लोबल जो हमारा लोकल कंडीशंस है ना, वो ज्यादा इंपैक्ट करता है इस पे एज कंपेयर टू योर ग्लोबल और मार्केट कंडीशंस। ठीक है, अब इसमें जस्ट डिस्टिंग्विशिंग दे रखी है कि प्राइवेट और पब्लिक रियल एस्टेट में क्या फर्क होता है। पब्लिक वाले कौन से होते हैं? बताओ कौन से होते हैं? रीट्स। रीट्स इज योर पब्लिक। डायरेक्ट या फिर प्राइवेट रियल एस्टेट क्या होता है? जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे 1 CR की कोई किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली, या 2 या 5 CR की किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट या फिर प्राइवेट रियल एस्टेट। ठीक है, रीट्स क्या होती है? रीट्स हम जैसे आप जैसे कोई भी लोग खरीद लेते हैं जिनकी छोटी पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ये जनरली मैं बताती हूँ, ये देखो स्मॉलर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, इसमें क्या होता है? अल्ट्रा वेल्दी लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसकी, रीट्स हैड हायर रिटर्न्स एंड लोअर वॉलिटिलिटी इन कैटेगरीज ऑफ ऑफिस एंड रिटेल। बट जो हम बोलते हैं ना, रीट्स एक स्टॉक की तरह ही तो है, हम लोग खरीद बेच कर रहे हैं कहाँ पे? एक्सचेंज पे। तो वैसे इसकी कोरिलेशन कम होती है, किसमें? ऑफिस और रिटेल में। बट अदरवाइज इसकी कोरिलेशन हमेशा ज्यादा होती है, रीट्स की कोरिलेशन, क्योंकि वो एक इक्विटी की तरह ट्रीट होता है, तो वो उसकी कोरिलेशन ज्यादा होती है। सिर्फ ऑफिस और रिटेल की कोरिलेशन कम होती है। अब इसमें डायरेक्टली ओन्ड अगर प्रॉपर्टीज को हम देख रहे हैं तो इसकी हाईएस्ट रिटर्न होती है एंड ऑफिसेज द लोएस्ट। अपार्टमेंट्स में हमेशा हाईएस्ट रिटर्न मिलती है, ऑफिसेज में लोएस्ट रिटर्न मिलती है। हमेशा मिसमैच होता है विद रिस्पेक्ट टू वॉलिटिलिटीज। और इसमें है ये इलिक्विड एसिड है, इसको हम हमेशा खरीद बेच सकते हैं, तो इसके लिक्विडिटी प्रीमियम कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रीट टेंड टू एक्ट लाइक स्टॉक्स इन द शॉर्ट रन और एक्ट लाइक रियल एस्टेट इन द लॉन्गर रन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी लोग बोलते हैं ना कि रीट्स जो है वो स्टॉक्स की तरह है, वो हम बोल सकते हैं अगर उनका शॉर्ट टर्म होराइजन है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इट एक्ट्स लाइक अ योर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। और ये हम बोल सकते हैं कि ये गुड डाइवर्सिफायर है। क्यों? क्योंकि ये एक जो इन्फ्लेशन हेज प्रॉपर्टी है, ये इन्फ्लेशन हेज एसेट क्लास है, सॉरी इन्फ्लेशन हेज एसेट क्लास है। लॉन्ग टर्म के अब हम देख रहे हैं कि हाउसिंग रिटर्न्स क्या होते हैं। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास ओवर द एंटायर सैंपल पीरियड विद अ हायर रियल रिटर्न एंड मच लोअर वॉलेटिलिटी देन इक्विटीज। वॉलेटिलिटी कम थी, हायर बेस्ट परफॉर्मिंग रिटर्न्स थे उसके। However, performance characteristics differed before and after। उससे हम किससे कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? बिफोर योर वर्ल्ड वॉर 2 की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारी सिचुएशंस चेंज हो गई, तो इसकी वजह से अब ये एसेट क्लास इसमें डिफरेंसेस आ गए एज कंपेयर टू योर प्रीवियस पीरियड। जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट हैड अ हायर रियल रिटर्न देन इक्विटीज बिफोर वर्ल्ड, मतलब अच्छी खासी रिटर्न थी, रियल रिटर्न, बट वो थी वर्ल्ड वॉर 2 के पहले। नेक्स्ट पॉइंट है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट हैड अ हायर रियल रिटर्न देन इक्विटीज इन एवरी कंट्री एक्सेप्ट स्विट्जरलैंड, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये सिंपली जस्ट एक आपको इसमें वो दे रखा है, जस्ट अ केस स्टडी दे रखी है। क्या है इसमें? रेसिडेंशियल रियल एस्टेट एंड इक्विटीज हैड सिमिलर पैटर्न्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन प्रायर टू द वॉर बट अ लो कोरिलेशन आफ्टर द वॉर। Equity returns became increasingly correlated across countries after the war, but residential real estates are essentially uncorrelated across the countries. नेक्स्ट है, अब हम फोरकास्ट कर रहे हैं एक्सचेंज रेट्स को। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन है, फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट्स इज डिफिकल्ट। हम नहीं कर सकते एक्सचेंज रेट को, अगर एक्सचेंज रेट को, क्योंकि एक्सचेंज रेट बहुत सारे जो फैक्टर्स है उन पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है,
इसलिए उसको फोरकास्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एसेट मैनेजर्स अगर उनको कॉस्टली भी लगेगा ना ये चीज को फोरकास्ट करना, वो तब भी नहीं करेंगे। देखो इसमें नेक्स्ट यही लिखा हुआ है, asset managers either passively accept the impact of currency movements on their portfolio returns or routinely hedge out the currency exposure even if doing so is costly। अगर मान लो मैं एक फंड मैनेजर हूं, ठीक है, मैं एक फंड मैनेजर हूं और मेरे पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें हमारे यूएस स्टॉक्स भी है और इंडिया के स्टॉक्स भी है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के स्टॉक्स है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसकी जो रिटर्न्स होगी वो किस में होगी, डॉलर में, इसकी किस में होगी, रुपीज में, ठीक है। तो क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं आपस में? नहीं, नहीं हम इसको कंपेयर कर सकते क्योंकि एक्सचेंज रेट्स आएगा इसमें, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट्स आएगा, तो अब क्या करता है जो फंड मैनेजर है, जो ये मैं हूं फंड मैनेजर, ये क्या करेगी, इसको हम हेज कर लेंगे, या तो कि करेंसी के जो इसके वो रिटर्न्स हो गए उसको हेज कर रहे हैं, या हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे जो इसके डिफरेंसेस होंगे कि कोई बात नहीं ऐसे होता ही है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। करेंसीज आर द यूनिट्स ऑफ अकाउंट इन विच द प्राइजेस ऑफ एवरीथिंग एल्स आर कोटेड, ठीक है। एक करेंसी दूसरे करेंसी का क्या है, ये बेसिकली यूनिट्स ऑफ अकाउंट है, जो कि एक मनी की डेफिनेशन होती है। इकोनॉमिक्स में सबने पढ़ा होगा कि ये मनी की डेफिनेशन में से 4 आउट ऑफ 1 वाला जो पॉइंट है वो ये है। An exchange rate movement of or changes in expectation of prices changes the value of everything denominated in one currency relative to the other currency, a very powerful force. Laws, regulations, customs and conventions influence exchange rates. बहुत सारी चीजें जो मैं बोल रही थी वो क्या क्या थी, लॉज, रेगुलेशंस, कस्टम्स, कन्वेंशंस इन्फ्लुएंस करती है एक्सचेंज रेट्स को, ओके। फोकस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड एंड करंट अकाउंट पे। अब जो हमारा जो ट्रेड फ्लोज है, ट्रेड फ्लोज डू नॉट एक्सर्ट a significant impact on contemporaneous exchange rate movements provided they can be financed. If trade related flows through the foreign exchange market became large relative to financing or investment flows, it is likely that a crisis is emerging. इसमें ये बोल रहे हैं कि जो ये ट्रेड रिलेटेड फ्लोज है, ट्रेड रिलेटेड फ्लोज क्या होते हैं, हमारे ये एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, ये ट्रेड रिलेटेड फ्लोज है, करंट अकाउंट वाला चीज है। अगर वो ज्यादा हो जाती है, बिकम लार्ज रिलेटिव टू योर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट फ्लोज, इट इज लाइकली दैट अ क्राइसिस इज इमर्जिंग। क्यों ये बोल रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने ये देखा है जो करंट अकाउंट है ना, अगर मान लो इसका -10 आ रहा है कोई वैल्यू, तो जो हमारी कैपिटल अकाउंट होगी उसका +10 होना चाहिए, तभी वो ऑफसेट होता है। अगर ये ज्यादा बढ़ता गया हमारा एक्सपोर्ट्स, हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा करे जा रहे, तो कोई ना कोई चीज तो फाइनेंस करेगी ना उस चीज को, तो वो हमारे एसेट्स होंगे, हमारी कंट्री के एसेट्स होंगे जो उसको फाइनेंस करेंगे। तो ये क्या क्राइसिस की सिचुएशन नहीं होगी जब हम इंपोर्ट ज्यादा करे जा रहे हैं, हमारे यूएस के जो फॉरेन रिजर्व्स है वो खत्म होने चालू हो जाएंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी, ये क्या होती है, ये बेसिकली एक कंपेयर करने की चीज होती है, क्योंकि हमें पता है कि यूएस में और इंडिया में देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन प्राइसेस। अगर हम कोई एक चीज देख रहे हैं अमेजोन पे कि इंडिया में वो 100 रुपीज की पड़ रही है, तो इसमें डॉलर में बताएगा कि मान लो $1 की पड़ रही है, तो क्या हम इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं? हम इसको कंपेयर तब कर पाएंगे जब हम एक रेशियो होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, उसको हम लेके आते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी रियल रिटर्न्स को देखती है, किसी भी कंट्री में रियल रिटर्न्स को देखती है। वो रियल रिटर्न्स बेसिकली कि हम असलियत में 100 रुपए में कितने गुड्स ले सकते हैं, और हम असलियत में इन रियल टर्म्स जब हम बोलते हैं कि किसी करेंसी की वैल्यू गिर गई है, बोलते नहीं है कि हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई, करेंसी की वैल्यू या इन्फ्लेशन हमारा पैसा खा जा रही है, इसका मतलब क्या है,
100 रुपए, अगर हमने किसी को 100 रुपए उधार दे रखा है तो हमें 100 रुपए तो मिल रहे हैं, कहाँ इसकी वो कौन सा उसको हमने वो किया है, क्या कहते हैं इसका, कौन सा इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, 100 रुपए तो मिल रहे हैं नहीं। क्या हम जो आज के टाइम पे, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते कि जो 100 रुपए, जो हम 100 रुपए की वैल्यू है वो अब 1 रुपए की वैल्यू हो गई है। मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जो 100 रुपए में हम उस टाइम पे सामान लेके आ सकते थे, जो रियल उसकी रियल टर्म्स में मैं बात करूं, कितने इतने गुड्स हम ले सकते थे, तो वो आज के टाइम में 1 रुपए में हम खरीद पा रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये था। ओके, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द करंट अकाउंट। अब सस्टेनेबल होना करंट अकाउंट का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंसिंग होती है कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्मॉल करंट अकाउंट बैलेंसेस से लेस देन 2% ऑफ जीडीपी आर लाइकली टू बी सस्टेनेबल। अगर कम होगी तो वो सस्टेन कर पाएंगे एंड वुड एक्सर्ट लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन एक्सचेंज रेट। सिमिलरली large imbalances that are expected to be transitory may not generate a significant lasting impact on currencies। अगर कोई भी चीज ट्रांजैक्टरी होगी तो हमारा इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर कोई चीज परमानेंट होगी और वो प्लस लार्ज है तो उस पर बहुत ज्यादा हमारा क्राइसिस वाली सिचुएशन बिल्टअप होनी चालू हो जाएगी। A current account deficit that reflects strong profitable spending is more likely to be sustainable than a deficit reflecting high household spending, low business profits और substantial government deficits। अब ये इसमें बोल रहे हैं नेचर ऑफ, ये बात क्या कर रहे हैं, नेचर ऑफ द करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं हम, कि हमने अगर करंट अकाउंट किस चीज से रिलेटेड है, इट रिफ्लेक्ट्स योर स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट, हम इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट होगा, स्ट्रॉन्ग है वो इन्वेस्टमेंट हमारी, तो इससे हमारा करंट अकाउंट अगर ज्यादा भी होगा तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर हम हाउस होल्ड स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं इंपोर्ट्स में, तो हमारे लिए ज्यादा ये दिक्कत की बात हो जाएगी। Whether an imbalance is likely to persist depends on whether the imbalance is structural. Structural imbalances arise from persistent fiscal imbalances, preferences, demographics, institutional characteristics affecting सेविंग डिसीजंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अबेंडेंस और लैक ऑफ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। प्रिवेलिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, अवेलेबिलिटी एब्सेंस ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विद ग्रोथ और कैपिटल डीपनिंग एंड इनोवेशन। टेम्पररी इम्बैलेंसेज में अराइज फ्रॉम बिजनेस साइकिल्स एंड एसोसिएटेड पॉलिसी एक्शंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ चेंज इन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज टू bring about a necessary change in the current account balance, it may have to induce changes in spending patterns, consumption, saving decisions and production investment decisions. These adjustments typically occur slowly. Rapid adjustment of the exchange rate may also be resisted. फोकस ऑन कैपिटल फ्लोज। इम्प्लीकेशंस क्या है कैपिटल मोबिलिटी की? कैपिटल हमेशा ये एक वो बताया हुआ है कि हाईएस्ट रिस्क एडजस्टेड एक्सपेक्टेड रिटर्न को सीक करता है। मैं इसका वो बताती हूँ कि क्या बोल रहा है। मान लो कोई इन्वेस्टर है, मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं कहाँ पे अपने पैसे डालने को ज्यादा मतलब वो करूंगी कि मैं कहाँ पे ज्यादा पैसा डालूंगी अपना, जहां पे मेरे को ज्यादा रिटर्न्स मिलेगी। कम रिटर्न्स में मैं क्यों पैसा डालूंगी अपना अगर मेरे को रिटर्न्स कम मिल रही है एज कम्पेयर टू योर अदर एसेट क्लास। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो जो वैसे ही जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जो FIIs है, वो कहाँ पे जाएंगे जहां पे हायर रिस्क एडजस्टेड एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें ये दे रखा है कि जो हमारी एक्सचेंज रेट की परसेंटेज ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट वो क्या होगा हमारा डोमेस्टिक, और ये हमने पढ़ा था कि रियल हमारा जो रिस्क फ्री एसेट होता है वो प्लस योर टर्म प्रीमियम प्लस योर क्रेडिट प्रीमियम प्लस योर लिक्विडिटी प्रीमियम
और इसमें एक चीज और ऐड की हुई है, इक्विटी। अगर हम दो कंट्रीज की बात करें तो हम इक्विटीज की बात करेंगे। इन सबका डोमेस्टिक माइनस जो हमारा फॉरेन है उसका डिफरेंस देखेंगे। वैसे ही सेम सिमिलर है, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। क्रेडिट का देखेंगे तो वैसे ही क्रेडिट, इन सबका डिफरेंस और इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक एक्सपेक्टेड परसेंटेज चेंज इन एक्सचेंज रेट, ठीक है। ओवरशूटिंग मैकेनिज्म किसको कहते हैं? एक्सचेंज रेट विल इंस्टेंटेनियसली मूव टू अ लेवल वेयर द करेंसी विल with higher risk adjusted expected return will be strong and that it will be expected to depreciate going forward. अब इसमें ये बोल रहे हैं कि जो एक्सचेंज रेट होगा वो जल्दी से मूव करेगा किस उसमें, जहां पे करेंसी में अगर मान लो यूएस डॉलर में हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छी रिटर्न्स मिल रही है और वो स्ट्रांग है, तो वो फटाफट से हमारी जो एक्सचेंज रेट है उसके उसमें फेवर में मूव कर जाएगी। ये 3 फेजेस में होती है। एक्सचेंज रेट सबसे पहले अप्रिसिएट करेगा, उसके बाद इंटरमीडिएट टर्म्स में क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा और उनको लगेगा, एक्सपेक्टेशंस बनाएंगे कि वो रिवर्सल होने की चांस है, ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में वो लॉन्ग अपना जो एसेट इक्वलाइज बाय एसेट प्राइस एडजस्टमेंट, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि कंट्री में था हमारा कि जो लॉन्ग टर्म में जीडीपी के इक्वल होता है या ट्रेंड के इक्वल होता है, वैसे ही इसमें ये बोल रहे हैं कि इक्वलाइज हो जाएगा एसेट प्राइस एडजस्टमेंट्स में। अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी आया एंड हॉट मनी फ्लोज। Uncovered interest rate parity asserts that the expected percentage change in the exchange rate should be equal to the nominal interest rate differential. इसमें ये बोल रहे हैं कि जो UIP होगा वो क्या होगा, जो भी expected percentage change nominal माइनस ये सब चीज क्या है, एक्सपेक्टेड परसेंटेज। जो भी अगर मान लो एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, ये थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। अगर यूएस में मान लो 8% को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना चेंज होगा और हम बोल रहे हैं कि इंडिया में 6% के साथ जो एक्सपेक्टेड परसेंटेज चेंज इन एक्सचेंज रेट है, तो इनका जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे, वही हमारी अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी होती है। ये पॉइंट ये बोल रहा है। कैरी ट्रेड्स क्या होते हैं? कैरी ट्रेड्स क्या होते हैं? बोरोइंग इन लो रेट करेंसीज एंड लेंडिंग इन हाई। बोरो कर रहे हैं हम कम रेट करेंसीज में, लेंड कर रहे हैं हाई रेट करेंसीज में। जैसे कि एक बैंक करता है, डिपॉजिट्स पे वो कम पैसा देता है, हमें रेट ऑफ रिटर्न कम देता है, बट लोन के लिए हमसे चार्ज क्या करता है, ज्यादा पैसे चार्ज करता है। उसको ही हम कैरी ट्रेड्स भी बोल सकते हैं अगर हम करेंसीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो। हॉट मनी फ्लोज क्या होते हैं? जब विग्रस फ्लोज ऑफ कैपिटल इन रिस्पॉन्स टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। जैसे ही एक इन्वेस्टर ने ये देखा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंस है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसने विग्रसली मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में और जल्दी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर दिया। ये प्रॉब्लम पोज करती है सेंट्रल बैंक के लिए, और क्योंकि वो लिमिट कर देती है सेंट्रल बैंक की एबिलिटी को, इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी नहीं चलाने देती। क्योंकि जब इतना ज्यादा मनी फ्लो होगा, कैपिटल फ्लो होगा, तो हम उसको एस्टिमेट करने में बेसिकली दिक्कत आती है। डिस्टर्ब नॉन फाइनेंशियल बिजनेस को डिस्टर्ब करती है। वो इनकरेज करती है कि हम शॉर्ट टर्म मनी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम लॉन्ग टर्म नीड्स की शॉर्ट टर्म मनी के साथ करें। अगर हमें मान लो एक स्कूल या फिर कोई कॉलेज या फिर कोई हॉस्पिटल खोलना है, तो क्या हम इसमें शॉर्ट टर्म की चीजों के साथ उसको लोन जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग करेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग करेंगे? शॉर्ट टर्म करेंगे तो जल्दी से पैसे मांगने आ जाएंगे, इतने में तो अभी तक हमारा सेटअप भी नहीं हुआ, तो पैसे कहाँ से रिटर्न करेंगे हम, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इसको कॉम्बैट कैसे करते हैं हम? सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। if the hot money is flowing out rather than in, sell the foreign currency
to avoid or limit depreciation of the domestic currency and buy government securities. If intervention is not effective or sustainable, capital controls may be imposed. Capital control ही डाल देंगे कि नहीं, हम हमारे उस पे कंट्री पे या किसी चीज पे नहीं आओ, आप इन्वेस्टमेंट करो. पोर्टफोलियो बैलेंस, पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन, सस्टेनेबिलिटी इश्यूज. टैक्टिकल एलोकेशंस क्या होती है? जो शॉर्ट टर्म में हम उसको शॉर्ट टर्म की एलोकेशंस करते हैं. स्ट्रेटेजिक या फिर सेक्युलर एलोकेशंस होती है जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें करनी होती है. Relative sizes of different currency portfolios within the global market portfolios do not in general change significantly over shorter intermediate horizons. Strategic और secular allocation से होते हैं लॉन्ग रन में. relative size of each depends primarily on relative trend growth और current balances. मतलब वो डिपेंड लॉन्ग टर्म, इसमें हमेशा हम लॉन्ग टर्म का देखते हैं, लॉन्ग रन का, इसमें हम हमेशा शॉर्ट रन का देखते हैं. ओके. Rapid economic growth is accompanied by an expanding share of the global market portfolio being denominated in the associated currency increase there. However, there are several mitigating factors. Mitigate कैसे कर सकते हैं? With growth comes wealth accumulation. ये सिंपल, इसमें ये वाला आप पढ़ोगे, ये वाला पोर्शन, तो ये सिर्फ और सिर्फ वो है थ्योरेटिकल है, इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, इसको रीड कर लेना एक बार. इम्प्लीकेशंस ऑफ वेल्थ ट्रांसफर. वेल्थ ट्रांसफर की इम्प्लीकेशंस क्या होती है? करंट अकाउंट सरप्लसेस और डेफिसिट्स रिफ्लेक्ट द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम डेफिसिट कंट्री टू द सरप्लस कंट्री. ठीक है, ट्रांसफर होती है वेल्थ सरप्लस, डेफिसिट से सरप्लस कंट्री के बीच में. has virtually no impact on asset prices or exchange rates because everyone would be happy with the same portfolio composition. कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता, ये बोल रहे हैं इस पे. और जबकि ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट द केस इन प्रैक्टिस एज लॉन्ग एज इन्वेस्टर्स हैव अ होम कंट्री बायस. होम कंट्री बायस किसको बोलते हैं? कि मान लो अगर मैं इंडियन हूं तो मैं इंडिया के ही स्टॉक्स प्रेफर करती हूँ. ये एक हमारा होम कंट्री, बेसिकली दिस इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल बायस. Foreign direct investment flows considered to be the most favorable because they indicate long term commitment. ये सबको पता है. अगर कोई कंट्री में एफडीआई इंक्रीज होती है तो ये क्या चीज होता है? ये इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करने के लिए होता है. और जो एफपीआई होता है वो होता है सिर्फ स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कमाने के लिए. तो दिस इज फॉर योर शॉर्ट रन, दिस इज फॉर योर लॉन्ग रन. ये कमिटमेंट शो करती है. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स इन प्राइवेट रियल एस्टेट एंड private equity represent long term capital commitment to the market. Public equity less permanent than public equity जो होती है वो less permanent होती है than private investment. Debt financing triggers the crisis. अब हम बीच में एक रेस्ट लेते हैं थोड़ा सा 10 मिनट्स का. उसके बाद हम 10 मिनट्स के बाद अपना जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर अप करते हैं. ठीक है, तो मिलते हैं अब हम 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद. 244 हो रहे हैं, 444 हो रहे हैं, हम मिलते हैं 454 पे. ठीक है, और अपना रिमेनिंग चैप्टर कंप्लीट करेंगे. डे 4 में हमारा जो 2 चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा. बचेंगे हमारे 28 चैप्टर्स. ठीक है, 28 चैप्टर्स बचेंगे. और इसके क्वेश्चंस, एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लू बॉक्स जो क्वेश्चंस है, ब्लू बॉक्स जो एग्जांपल्स है उसको अटेम्प्ट करो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अपनी जो ये बार बार बोल रही हूँ मैं, 18 से लेकर 20 मिनट्स की टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है. टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट. चलो ठीक है, फिर 10 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं.